लर्न एस्ट्रोलॉजी की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज लेसन 10 में मैं आपको बताने वाली हूँ कारक ग्रहों के बारे में कि कौन सा ग्रह किसका कारक तत्व है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हो या फिर हमारे आसपास के रिश्तों में या फिर कुंडली के अंदर। वह किस स्थान को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह की उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा और बुध दोनों ही शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था। परंतु यहाँ मैं आपको बता दूं कि वे अपने शुभ फल जब खो देते हैं अगर वे अनिष्टकारी ग्रहों के साथ में विराजमान हो या अनिष्ट ग्रहों से दृष्ट हो, यानी अनिष्ट ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़ रही हो, या फिर किसी अनिष्ट स्थान में जाकर, किसी पाप घर में जाकर विराजमान हो, तब ये भी अपने परिणाम अशुभ देना प्रारंभ हो जाते हैं। राहु और केतु हमेशा अशुभ ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते, यानी अगर वे शुभ ग्रहों के साथ बैठे हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, यानी शुभ ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही हो या फिर शुभ स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हो, तो ये शुभ परिणाम भी हमें देते हैं। वहीं वक्री शुभ ग्रह अपने प्राकृतिक लाभकारी गुणों को खो देते हैं अगर वे पाप ग्रहों के साथ विराजमान हो, पाप ग्रहों की दृष्टि यदि उन पर पड़ रही हो या फिर पाप स्थान में जाकर बैठे हो, तब ये अपने लाभकारी गुणों से अनिष्टकारी गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्रह किसी विशेष कुंडली के लिए अस्थायी रूप से अपना व्यवहार बदलते हैं। एक प्राकृतिक अशुभ और एक लाभकारी या इसके विपरीत रूप से ग्रह कार्य कर सकते हैं। यानी जो प्राकृतिक रूप से लाभकारी ग्रह है वह पाप ग्रह यानी अशुभ ग्रह की तरह परिणाम दे सकते हैं, और जो अशुभ ग्रह है वो कुंडली के अनुसार लाभकारी परिणाम भी दे सकता है। ये उस व्यक्ति विशेष की कुंडली पर डिपेंड करता है। अब मैं आज आपको बताऊंगी कि ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह किस तरह से व्यवहार करते हैं, किन चीज़ों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हो या फिर हमारे आसपास की चीज़ों में हो या हमारे रिश्तों में हो या हमारे व्यवसाय में हो। हर ग्रह का अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है और वो ग्रह उस कारक रूप में अपना प्रभाव दिखाता है। कुंडली में भी हर ग्रह का कारकत्व तत्व होता है, यानी हर स्थान का कारक ग्रह माना गया है। वो मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझाती चली जाऊंगी और आपको भी और अधिक ये एस्ट्रोलॉजी क्लियर होगी। अब तक जो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी के लेसन्स दिए हैं उन लेसन्स को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, देखना है, समझना है और याद कर लेना है। अब सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। तो अगर ह्यूमन बॉडी में कहूँ यानी शारीरिक रूप से कहूँ तो पतले बाल, भूरी आंखें, ऊर्जावान और थोड़ा सा ईगोस्टिक पर्सन होगा तो उस व्यक्ति पर सूर्य का प्रभाव अधिक रहेगा। परंतु ये कुंडली के दूसरी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, दूसरे ग्रहों उनके भावों पर भी डिपेंड करता है कि सूर्य की पोजीशन कुंडली में कहाँ किस तरह से बनी हुई है। सूर्य आत्मा का
प्रतिनिधित्व करता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। सूर्य राजा है, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया है। पिता के साथ संबंधों को सूर्य को देखा जाता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में उच्च पद, उच्च स्तरीय प्रशासक, लीडरशिप क्वालिटी, शासक, प्रशासन, शक्ति, अधिकार, महिमा, अहंकार, समर्पण और व्यक्तित्व, जो कि हमारा बाहरी रूप है, उन सभी का सूर्य प्रतिनिधित्व करता है। अब सूर्य हमारे चरित्र को सुख, वफादारी, बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कचहरी, डॉक्टर, साहूकार, बिना पानी वाले स्थान यानी सूखे स्थान, किले, भगवान शिव के मंदिर, सोना, तांबा, जंगल, लकड़ी, वन अधिकारी, नियंत्रक, गेहूं, ऊन, धार्मिक स्थल, इन सब का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। वहीं हमारे शरीर के अंदर सूर्य हड्डियां, दाहिनी आंख और बाल को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप इस चीज को इस प्रकार से समझें कि यदि आपकी हड्डियां कमजोर हैं, दाहिनी आंख में कोई प्रॉब्लम है या फिर बाल झड़ते हैं, तो आपको सूर्य को मजबूत करना चाहिए। अब ये भी प्रश्न ज्योतिष में हमेशा उठता है कि सूर्य एक ग्रह है या तारा है, क्योंकि खगोलीय विज्ञान में सौर मंडल में सूर्य को एक तारा कहा गया है और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वनस्पति, शनि और नेपच्यून आदि सभी ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। परंतु ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु के साथ एक ग्रह के रूप में जाना जाता है, यानी इसे एक ग्रह की संज्ञा दी गई है। इवन इसे ग्रहों के राजा के रूप में भी हम जानते हैं, जिसका उल्लेख मैं अपने पहले के लेसन्स में कर चुकी हूं। अब आते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा की बात करूं तो गोरा वर्ण यानी किसी व्यक्ति का यदि गोरा रंग है, आकर्षक व्यक्तित्व है, दूसरों को अपनी तरफ खींच लेता है, घुंघराले से बाल हैं, सुंदर आंखें हैं और मृदुभाषी है, तो इसका मतलब उसकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी और प्रभावशाली पोजीशन में होगा। उसके व्यक्तित्व को चंद्रमा बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली प्रभावित कर रहा है। पर यह कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन पर डिपेंड करता है। चंद्रमा को मन, माता और मस्तिष्क का कारक ग्रह कहा गया है। साथ ही कल्पना, विचार, भावनाएं, खुशी, नींद, चमक, प्रसिद्धि, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता, यात्रा, विदेश यात्रा और समुद्री यात्रा को चंद्रमा से जोड़ा जाता है, यानी इनका चंद्रमा प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा जल विभाग, झीलें, नदियाँ, समुद्र, पर्यटन, प्रदर्शनी, संगीत समारोह, जल, तरल पदार्थ, शराब, दूध, शहद, रस, मिठाई, चावल, सफ़ेद वस्तुएं, कांच की वस्तुएं, गाय, अस्पताल, रेस्टोरेंट, कवि, बागवानी, बाईं आंख, कवि, बागवानी, इन सब पर चंद्रमा का अधिकार होता है, यानी इन सभी का कारक ग्रह चंद्रमा को माना गया है।
और इन सभी चीज़ों के लिए हम कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं, उस पर विचार करते हैं। इसके साथ ही ह्यूमन बॉडी में बाईं आँख, रक्त वाहिनियाँ और जल जनित रोग, ये सभी चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यानी इस प्रकार की समस्या होने पर हम कुंडली में चंद्रमा के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए उपाय बताते हैं। तो आज के लेसन में बस इतना ही। आने वाले लेसन 11 में यानी लेसन 11 में दूसरे ग्रहों की व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और वे ग्रह किसके कारक ग्रह माने गए हैं, किन किन चीज़ों पर उनका अधिकार रहता है, वे किन किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।